उसकी भौगोलिक शाखाएं बनाई गई है। देश में 36 स्टेट है। बांग्लादेश और ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर 4 स्टेट लगे हुए हैं। वो 4 स्टेट अगर छोड़ दिए जाए तो 32 स्टेट बचते हैं। तो 32 स्टेट में हमारी शाखाएं कार्यरत है। तो ये इतना बड़ा संगठन बनाया गया है। ये कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी के लोगों का मिलकर ये इतना बड़ा संगठन बनाया गया है। इतना विशाल संगठन बनाया गया है। और इसके मुकाबले का दूसरा कोई संगठन देश में नहीं है। ऐसी कोई जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि इतना बड़ा कोई संगठन है। इतना बड़ा पढ़े लिखे लोगों का इतना बड़ा विशाल संगठन है, दूसरा कोई संगठन है, ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। साथियों, ये संगठन बनाने के लिए बहुत लंबा समय लगा। इसको भी हम लोगों को ठीक से जानने की और समझने की जरूरत है। मैं 19 साल की मेरी उम्र थी। तो 19 साल की उम्र में मैंने इसलिए ये काम शुरू किया कि हमारे देश में कानून अवेलेबल है कि 18 साल अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो उसको सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो उसी के अनुसार मुझे मेरिट के आधार पर बगैर किसी इंटरव्यू के, बगैर किसी एग्जामिनेशन के सेंट्रल गवर्नमेंट में टेलीफोन विभाग में नौकरी मिली जब मैं 19 साल का था। 18 साल मिनिमम नौकरी करने के लिए होना चाहिए। तो मेरी उम्र 19 साल की थी। तब मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब मिला। जब सेंट्रल गवर्नमेंट में मुझे जॉब मिला तो जॉब ज्वाइन करने के लिए जब मैं गया तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने मुझे 6 महीने का ट्रेनिंग देने के लिए एक सेक्शन में भेजा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की अथॉरिटी थी ये कौन से सेक्शन में मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए। तो उन्होंने, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने जिस सेक्शन में मुझे भेजा उस सेक्शन का सेक्शन सुपरवाइजर आदिवासी थे। उस आदिवासी व्यक्ति ने मुझे 6 महीने का ट्रेनिंग शुरू करने के लिए उनसे थोड़ा सा जूनियर और सभी सेक्शन के लोगों से सीनियर एक व्यक्ति के अंडर में ट्रेनिंग करने के लिए कहा। तो उस व्यक्ति के अंडर में मैंने ट्रेनिंग जब शुरू किया तो वो व्यक्ति मुझे 10 बजे से 6 बजे तक सेंट्रल गवर्नमेंट के काम की ट्रेनिंग देता था। जो सरकारी काम है
उसको कैसे करना है उसका ट्रेनिंग देता था। और 6 बजे के बाद वो वामसेप के मीटिंग में लेके जाता था। तो पहले ही दिन उसने मुझे वामसेप के मीटिंग में लेके गए, क्योंकि वो मेरा सुपरवाइजर था, मेरे ट्रेनिंग के लिए उसको रखा गया था। तो उसके अनुसार मुझे वो जैसे बताएगा वैसा मुझे करना था। तो मैं ऐसे मानता था कि 6 बजे तक ही मुझे करना चाहिए। तो वो मुझे चूंकि ट्रेनिंग देता था इसलिए उसकी बात मैं टाल नहीं सकता था, इसलिए उसने मुझे वामसेप के मीटिंग में लेके गए 6 बजे के बाद। जब वामसेप के मीटिंग में लेके गया तो वहां वामसेप के जो सीनियर लोग थे उन लोगों ने वहां वामसेप के संबंध में जानकारी दी, मीटिंग चली। तो मुझे लगा ये अच्छा काम, क्योंकि मैं जब पढ़ता था, स्टूडेंट था, तब से मुझे सामाजिक कार्य करने की बड़ी तीव्र इच्छा होती थी। तो जब भी मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता था तो 6 महीने के बाद छुट्टी होती थी, और 6 महीने के बाद फिर हम लोग 15 दिन के लिए छुट्टी में गांव और घर जाते थे। तो लोग, गांव के जो अनपढ़ लोग होते थे, उनको मालूम होता था कि मैं आ गया, तो वो शाम के समय में इकट्ठा होते थे और मुझे बताने के लिए बोलते थे, कुछ न कुछ जानकारी देने के लिए बोलते थे। तो मैं ये करता था। तो मुझे पहले से ही सामाजिक काम की अच्छी पकड़ थी और ये कार्य करने की मेरी इच्छा होती थी। तो जैसे ही मैं सर्विस में लगा और मेरे सीनियर ने जो मुझे ट्रेनिंग दे रहा था उसने मुझे वामसेप के मीटिंग में लेके गया, तो मुझे वो काम अच्छा लगा। तो मैं वामसेप ज्वाइन हो गया। वामसेप ज्वाइन हो गया तो उसकी मीटिंगें होती रहती थी। जब उसकी मीटिंगें होती थी तो मैं रेगुलर उस मीटिंग में जाता था। जो व्यक्ति मुझे वामसेप के मीटिंग में लेके गया था वो डेली नहीं जाता था, और मैं अगर मीटिंगें डेली होती थी तो मैं डेली जाता था। तो इस वजह से वामसेप में मेरी एक्टिविटी ज्यादा तेज हुई, और जब मैं ज्यादा काम करने लगा, ज्यादा समय देने लगा, और सैटरडे संडे की सेंट्रल गवर्नमेंट होने की वजह से छुट्टी होती थी, तो एवरी सैटरडे एंड संडे मैं, जो हमारा हेडक्वार्टर होता था, हेडक्वार्टर को छोड़कर जो आसपास जिले होते थे उस जिले में भी प्रचार करने के लिए जाता था। तो इसकी वजह से मेरा काम जो है वो ज्यादा तेजी से वामसेप में बढ़ता गया। जब वामसेप में ये काम बढ़ता गया तो 2000 में क्या हुआ, ये सबसे पहले तो ये वामसेप शुरू करने का जो काम है इसकी शुरुआत दीना भाना, जो डिफेंस में सफाई का काम करने के लिए उनको रिक्रूट किया गया था, तो उसने बाबा साहब आम्बेडकर के जन्मदिन का कार्यक्रम वहां लेना शुरू हुआ, और उसका विवाद हुआ था, और उसके विवाद की वजह से काशीराम जी और डीके खापर्डी जी इस काम में जुड़ गए थे। तो उन्होंने वामसेप को शुरू किया। जब उन्होंने वामसेप को शुरू किया तो वामसेप नाम का संगठन बना, BAMCEF। बी का मतलब है बैकवर्ड, बैकवर्ड का मतलब है SC ST OBC, ए का मतलब एंड, एम का मतलब माइनॉरिटीज, सी का मतलब कम्युनिटीज, ई का मतलब एम्प्लॉइज, एफ का मतलब फेडरेशन।
the All India Backward ब्रैकेट में SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, इस तरह का एम्प्लॉइज लोगों का संगठन बनाया गया है। और इस संगठन में हम लोग काम करते गए और मैं थोड़ा ज़्यादा समय लगाकर ये काम करता था। तो 2000 में मेरी जिम्मेदारी लगाई गई और पहले मेरी जिम्मेदारी स्टेट लेवल पर ज़्यादा काम करने की वजह से लगाई गई। तो सारे देश भर में जो काम दिया जाता था तो वो सबसे ज़्यादा काम मैं करता था और रिजल्ट निकाल कर दिखाता था। तो परिणामतः जब नेशनल प्रेसिडेंट और दूसरे लोगों को बनाने का मौका आया तो फिर मुझे 2000 में नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया। तो 2000 से मैं बामसेफ का नेशनल प्रेसिडेंट हूं। उस समय जो पुराना प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस काम को 13 स्टेट में 140 जिलों में फैलाया। जब मेरी जिम्मेदारी लगाई गई तो मैंने 13 स्टेट में और 140 जिलों में जो संगठन था उसको 32 राज्यों में फैलाया। जो 13 स्टेट में संगठन था वो 32 राज्यों में इसको फैलाया। ये कश्मीर से कन्याकुमारी केरला तक और गुजरात के जामनगर से लेकर नागालैंड के कोहिमा तक इस संगठन को हमने फैलाया, 32 राज्यों में फैलाया। जब ये 32 राज्यों में फैला तो ये बहुत बड़ा संगठन हो गया, बहुत विशाल संगठन हो गया और करोड़ों रुपए का निधि, शायद पहला संगठन है बामसेफ जिस संगठन को अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी के लोग मिलकर करोड़ों रुपए का निधि इकट्ठा करके देते हैं। ये पहला संगठन है। कोई अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी का कोई संगठन ऐसा नहीं है समाज में जिसको करोड़ों रुपए का निधि इकट्ठा करके दिया जाता। दूसरी बात, हमारे समाज में कोई ऐसा संगठन भी नहीं है जो पूर्णकालीन कार्यकर्ताओं की योजना लगाकर संगठन को ज्यादा विस्तार करने का काम करता हो। मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब में था और सर्विस छोड़ के पूर्णकालीन कार्यकर्ता बना। मैं पहला कार्यकर्ता था। वैसे तो दीना भाना जी वो तो रिटायर्ड होने के बाद भी काम करते रहे, खाबड़े साहब भी रिटायर्ड होने के बाद टोटल 100% वो रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने काम किया। काशीराम जी के बारे में तो इस आंदोलन के संबंध में जो बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था उसमें उनको इस्तीफा देकर ये काम करना पड़ा था। तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब छोड़कर मैं ये काम करने के लिए पूर्णकालीन कार्यकर्ता बना और पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनने की वजह से ज्यादा समय 24 घंटे का समय हम लोग इस काम को करने के लिए लगाते थे। इस वजह से 32 राज्यों में और 625 जिलों में संगठन बनाए गए। 769 जिले हैं और 769 जिले हैं। 769 जिलों में से 625 जिलों में हमने संगठन फैलाया। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा कर्मचारी लोगों का, एम्प्लॉय लोगों का संगठन हो गया, बड़ा संगठन हो गया, विशाल संगठन हो गया। जब बड़ा संगठन हो गया, विशाल संगठन हो गया
तो जैसे हमारे महापुरुषों का आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए हमने इसको बनाया था, उसी तरह से हमने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करने का प्लान बनाया। ये तो एम्प्लॉइज लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, इन लोगों को अगर फिजिकल एजिटेशन करना हो तो इसके लिए कई किस्म की दिक्कतें हैं। तो इसलिए आंदोलन करने के लिए हमने एक अलग संगठन बनाया। उस संगठन का नाम रखा भारत मुक्ति मोर्चा, क्योंकि हम ऐसा मानकर चलते थे कि अंग्रेजों के गुलामी से देश आजाद हो गया और ब्राह्मणों के गुलामी पड़ गया। अंग्रेज विदेशी थे और जब वो विदेशी अंग्रेज चले गए तो ब्राह्मणों के कंट्रोल में चला गया। ब्राह्मणों के कंट्रोल में देश चला जाने की वजह से ये जो कांग्रेस का संगठन है, ये ब्राह्मणों का बनाया हुआ संगठन है। चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगर, ये ब्राह्मणों ने बनाया। तो जब देश आजाद हुआ तो एक ब्राह्मण देश का प्रधानमंत्री हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्राह्मणों की सत्ता को, ब्राह्मणों के नियंत्रण को मजबूत करने का काम किया। इतना ज्यादा काम किया कि परिणाम क्या हुआ, आज के तारीख में बीजेपी जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई पार्टी है, बीजेपी को बनाने का काम आरएसएस के लोगों ने किया। 1885 को कांग्रेस बनी, ब्राह्मणों ने बनाई। 1925 को आरएसएस को बनाया गया और 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उसके बाद में जो संविधान लागू हुआ उसके आधार पर 1950 को प्रथम लोकसभा का चुनाव घोषित हुआ। तो चुनाव लड़ने के लिए आरएसएस ने जनसंघ नाम का संगठन बनाया। आज जनसंघ का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी बनाया गया। आज जो आरएसएस ने जनसंघ बनाया था उसका नाम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने 84 में भारतीय जनता पार्टी बनाया। इसका ओरिजिनल पुराना नाम जनसंघ था और 84 में आप लोगों को मालूम है कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और सारे अपोजिशन पार्टी के लोगों को जेल में डाल दिया। परिणामतः क्या हुआ कि सारे अपोजिशन के लोग इकट्ठा हो गए। उसमें बीजेपी के लोग भी जनता पार्टी में इकट्ठा हो गए। जब बीजेपी के लोग भी इकट्ठा हो गए तो उनका संगठन बहुत विशाल था, आरएसएस उसके सपोर्ट में था। तो जनता पार्टी में सबसे ज्यादा संगठित मेंबर पार्लियामेंट का ग्रुप आरएसएस का था। तो स्वाभाविक रूप से जनता पार्टी की सरकार में आरएसएस का और भाजपा का प्रभाव ज्यादा था। मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री जरूर बनाया गया था, मगर मोरारजी देसाई का जो संगठन था, संगठन कांग्रेस, ये छोटा संगठन था। उसके ज्यादा सीटें नहीं थी, उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा सीटें बीजेपी की थी, इसलिए उसका प्रभाव ज्यादा था। तो इससे विवाद निर्माण हुआ। विवाद निर्माण होने की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जनता पार्टी से बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने अलग पार्टी बनाई और अलग पार्टी का नाम रखा भारतीय जनता पार्टी। जनता पार्टी से निकले और अपनी अलग पार्टी बनाई, उसका नाम रखा भारतीय जनता पार्टी। जो ब्राह्मण लोग हैं, डीएनए के अनुसार विदेशी लोग हैं, तो विदेशी लोगों के ऊपर तमगा लगाओ, ये तो विदेशी लोग हैं, उनको भी मालूम है वो विदेशी लोग हैं। तो विदेशी लोगों ने
पार्टी बनाई भारतीय जनता पार्टी। तो इस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी बनी और फिर आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल में गवर्नमेंट। आज 303 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी की और 303 नहीं 240 लोकसभा की सीटें और नीतीश कुमार का और दूसरे पार्टी के लोगों का समर्थन लेकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना है। मगर 2 बार नरेंद्र मोदी खुद अपने बहुमत के आधार पर सरकार बनाई और अभी नीतीश कुमार के समर्थन से और साउथ इंडिया का जो मुख्यमंत्री है आंध्र प्रदेश का नायडू, चंद्रबाबू नायडू, उसकी मदद लेकर, दोनों की मदद लेकर उन्होंने सरकार बनाई। उनको 32 सीटों की कमी थी तो उसकी भरपाई जो है वहां से उन्होंने की और सरकार उन्होंने बनाई। तो इस तरह से अभी बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार जाने के पहले कांग्रेस की सरकार थी। बीजेपी की सरकार के पहले कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी की सरकार जाती है तो कांग्रेस की सरकार आती है। एक ब्राह्मण की सरकार जाती है तो दूसरे ब्राह्मण की सरकार आती है, दूसरे ब्राह्मण की सरकार जाती है तो पहले ब्राह्मण की सरकार आती है। इसकी वजह से क्या हो गया कि ब्राह्मण की सरकार, ब्राह्मण का राज स्थापित हो गया। आजादी का आंदोलन था और आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों को इसलिए भगाया गया था कि विदेशी लोगों को भारत पर राज करने का अधिकार नहीं है। अगर इस सिद्धांत के अनुसार विदेशी लोगों को भारत पर राज करने का अधिकार नहीं है तो फिर किसी भी प्रकार के विदेशियों को भारत पर राज करने का अधिकार नहीं है। केवल अंग्रेजों को ही विदेशी माना जाए और ब्राह्मणों को विदेशी ना माना जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। डीएनए का रिसर्च आ गया और डीएनए के रिसर्च के अनुसार वैज्ञानिक रूप से यह बात प्रमाणित हो गई कि ब्राह्मण डीएनए के अनुसार विदेशी है और विदेशी होने की वजह से फिर यह मामला सरफेस पर आ गया कि विदेशियों को भारत पर राज करने का अधिकार नहीं है। ये बात सामने आ गई। तो इसलिए क्या किया, ये जो दोनों पार्टियां ब्राह्मणों की है। अब देखो, बहुत हमको, हमारे लोगों को सतर्क रहना चाहिए। एक विदेशी पार्टी ने एक ओबीसी को देश का प्रधानमंत्री बनाया और एक विदेशी पार्टी ने एक शेड्यूल कास्ट को कांग्रेस का नेशनल प्रेसिडेंट बनाया। आप लोगों ने इन बातों पर ज्यादा गौर नहीं किया कभी। ये गौर करने वाली जो बात है, सोचने वाली जो बात है, कांग्रेस पार्टी बनाई ब्राह्मणों ने, बीजेपी पार्टी बनाई ब्राह्मणों ने, आरएसएस ने, और उन्होंने दोनों ने ब्राह्मणों को प्रधानमंत्री बनाने का कैंडिडेट नहीं रखा। अभी बीजेपी ने प्रधानमंत्री बनाया ओबीसी को, नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी ओबीसी है गुजरात का, उसको प्रधानमंत्री बनाया, मगर उसको फैसले लेने का अधिकार नहीं है। मोदी प्रधानमंत्री जरूर है मगर उसको सारे फैसले लेने का अधिकार नहीं है। आरएसएस को पूछकर, और आरएसएस जितने फैसले लेने के लिए अलाउ करता है उतने ही फैसले नरेंद्र मोदी ले सकता है, मगर एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फैसले लेने का अधिकार केवल मात्र प्रधानमंत्री को है। मगर इस सिस्टम में मोदी को संवैधानिक अधिकार होने के बावजूद भी आरएसएस को पूछकर फैसले करने पड़ते हैं।
तो एक ओबीसी, आपको लगेगा ये कैसे, इसका क्या सबूत है? इसका सबूत ये है कि नरेंद्र मोदी ओबीसी होकर भी ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं कर रहा है। अभी नरेंद्र मोदी को 11 साल से ज्यादा समय हो गया प्रधानमंत्री होकर। नरेंद्र मोदी को 2 टर्म के बाद तीसरी टर्म शुरू है, और नरेंद्र मोदी ओबीसी होने के बावजूद भी देश में जातीय आधारित गिनती नहीं हुई। कर सकता था, मगर जातीय आधारित गिनती नहीं हुई। अभी हम लोगों ने 1 जुलाई को भारत बंद किया और 9 अप्रैल को भी जेल भरो आंदोलन किया। जब 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन किया और 1 जुलाई को भारत बंद कर रहे हैं, तो मोदी को और आरएसएस को लगा कि ये ओबीसी का प्रधानमंत्री तो हमने बनाया, मगर उसको ओबीसी की गिनती करने के लिए रोक लगा दिया। गिनती करने का अधिकार उसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है, मगर उस अधिकार का उपयोग और प्रयोग करने के लिए आरएसएस ने रोक लगाई। इसका मतलब यह है कि संवैधानिक अधिकार मोदी के पास है और आरएसएस ने उस अधिकार पर रोक लगाया हुआ है। संविधान ने दिया हुआ अधिकार है, उस पर रोक लगाया है। इसका मतलब यह है कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती को रोक लगाने का काम आरएसएस के लोगों ने किया। ये बात मैं सारे देश भर में उठा रहा हूं और इसी बात को लेकर हमने 1 जुलाई को भारत बंद करने का ऐलान किया। जब भारत बंद करने का ऐलान किया और सारे देश भर में ओबीसी के बस्तियों में जाकर हम लोगों ने चर्चा शुरू की, ये सारी बातें बताना शुरू कर दिया, तो मोदी के पास सरकार होने की वजह से होम मिनिस्ट्री भी मोदी की है। और होम मिनिस्टर कौन है भाई? गुजरात का अमित शाह। तो जो सीआईडी डिपार्टमेंट है, जो सीक्रेट डिपार्टमेंट है, जो सीक्रेट एजेंसियां है, उनसे उन्होंने डाटा कलेक्ट किया और डाटा कलेक्ट किया तो उनको पता चला कि ये ओबीसी की जाति आधारित गिनती के मुद्दे पर ओबीसी के लोग वामन मेश्राम के साथ जा रहे हैं। ये रिपोर्ट चला गया सरकार के पास। आरएसएस को लगा कि हमने प्रधानमंत्री तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती रोकने के लिए लगाया था, मगर इसके बावजूद भी ओबीसी के लोग जो है खुश नहीं है और वो गिनती चाहते हैं। तो गिनती करने के लिए हम लोगों ने जब गिनती के लिए भारत बंद का ऐलान किया तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, और प्रेशर पड़ने की वजह से मोदी ने अपने सीक्रेट एजेंसियों का रिपोर्ट आरएसएस को बताया होगा कि वामन मेश्राम के साथ में ओबीसी के लोग जा रहे हैं। ओबीसी के लोगों को जाने के रोकने के लिए आरएसएस ने फिर नरेंद्र मोदी को ओबीसी की गिनती करने के लिए, ठीक है करो, ऐसा हमारे इस आंदोलन के बदौलत केंद्र सरकार पर प्रेशर पड़ा और उनको ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने का आदेश देना पड़ा। ये हमारी वजह से हुआ। इसके पहले भी हम लोगों ने ऐसे कई फैसले किए रिजर्वेशन के संबंध में। पहले हमने उन लोगों ने जो कुछ भी गलत फैसले किए थे उसको रोकने का काम हमने किया और हमारी वजह से ऐसा हुआ। और इसी तरह से जाति आधारित गिनती का फैसला भी उनको हमारे आंदोलन की बदौलत करना पड़ा।
जब ये फैसला करना पड़ा तो ये हमें काउंटर करने के लिए है, तो हमने फैसला करने के बाद भी हमने ये सवाल उठाया। क्या सवाल उठाया? ये गिनती जो है केवल जाति आधारित गिनती केवल ओबीसी की नहीं होनी चाहिए। जाति आधारित गिनती सभी की होनी चाहिए। जाति आधारित गिनती सभी की क्यों होनी चाहिए? ताकि हमें पता चले कि आजादी के 75 साल बाद ये आजादी में किसको ज्यादा फायदा हुआ। अगर गिनती सभी जातियों की होती तो पता चलेगा कितने आईएएस अधिकारी एससी के है, एसटी के है, ओबीसी के है, ब्राह्मण के है। सभी की होगी तो ब्राह्मणों का भी आंकड़ा निकलेगा, क्षत्रियों का भी आंकड़ा निकलेगा, वैश्यों का भी आंकड़ा निकलेगा, ओबीसी का भी आंकड़ा निकलेगा। तो पता चलेगा कि 3.5% ब्राह्मण है और 70% 75% से ज्यादा नौकरियों पर काबिज ब्राह्मण है। ये आंकड़ा सामने आएगा। जब ये आंकड़ा सामने आएगा तो ओबीसी के लोगों को पता चलेगा। तो कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए सभी जातियों की गिनती होना जरूरी है। अगर केवल ओबीसी की गिनती होती और सभी जातियों की गिनती नहीं होती तो पता नहीं चलेगा कि ब्राह्मणों की संख्या कितनी है और नौकरियों में संख्या कितनी है। तो संख्या देश में 3.5% है और नौकरियों में 70-75% है। तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों को, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को मुसलमानों के विरोध में भड़काने के लिए और दंगे फसाद में इस्तेमाल करने के लिए ब्राह्मणों को हम हिंदू के नाम पर चाहिए। अगर मान लो फसाद करना है, मुसलमानों को मारना है, मुसलमानों को काटना है, मुसलमानों के साथ धोखाधड़ी करनी है, फसाद करना है, दंगा करना है, तो फिर एससी एसटी ओबीसी चाहिए। और नौकरी देना है, रिजर्वेशन देना है, तो ब्राह्मण क्या कहता है? नहीं, एससी एसटी ओबीसी के पास में लायक नहीं है। क्या कहता है ब्राह्मण? ये एससी एसटी ओबीसी लायक नहीं है। तो ब्राह्मण को पूछा जाना चाहिए, दंगा फसाद करने के लिए लायक है? दंगा फसाद करने के लिए लायक है और नौकरी करने के लिए लायक नहीं है। आप जिनको हिंदू कहते हो, संविधान ने उनको रिजर्वेशन के तहत अधिकार दिया है। तो कभी आरएसएस भाजपा ने हमारे जैसा ओबीसी के लिए जागरूक करने के लिए, उनके रिजर्वेशन के हक को सुरक्षित करने के लिए कोई भारत बंद किया? हिंदू अगर कहते हो तो हिंदू के अधिकार की रक्षा करने के लिए कोई आंदोलन चलाया? कोई आंदोलन चलाया? चलो हिंदू के नाम पर ही चलाते, ऐसा कोई चलाता हुआ आंदोलन दिखाई नहीं देता। इसका मतलब यह है कि ब्राह्मणों को, 3.5% ब्राह्मणों को इस्तेमाल करने के लिए, यूज एंड थ्रो करने के लिए एससी एसटी ओबीसी चाहिए। अधिकार देने के लिए एससी एसटी ओबीसी नहीं चाहिए। पाकिस्तान से लड़ना है तो फौज में भर्ती होने के लिए हम लोगों को सामने रखा जाए, और जनरल बनाना है। जो जनरल जो होता है वो केवल आदेश देता है, वो बॉर्डर में नहीं जाता। बॉर्डर में तो फौज ही जाता है। एक्चुअल लड़ाई लड़ना है मैदान में तो फौज ही जाना पड़ता है, फौज को जाना पड़ता है। तो जनरल जो है ऑर्डर करता है और फौज हो जाती है। तो इस तरह से इन लोगों ने ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में क्या होता था,
ब्राह्मणों के पास अधिकार होते थे और हम लोगों को, शूद्र यानी ओबीसी के लोगों को सेवा करने के काम में लगाया था। ये ब्राह्मण आएगा तो आपके घर में उसकी सेवा करने का, ब्राह्मण की क्या करने का, सेवा करने का। तो देखो एससी एसटी ओबीसी के लोगों में बच्चा पैदा होता है, हमारे लोग बच्चा पैदा करते हैं, नाम रखने का मामला आता है। बच्चा पैदा किया तो हमारे लोगों को नाम रखना है बच्चे का, तो हमारे लोग क्या, पंडित में बुलाना पड़ेगा। बच्चा पैदा करना बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। तो बड़ा काम कर लिया, अब नाम रखना है, पंडित को बुलाना। तो छोटा, अबे बड़ा काम कर लिया, छोटा काम क्यों नहीं कर रहा है? बच्चा पैदा करने का बड़ा काम कर लिया तो छोटा काम नाम रखने का, 3 अक्षर का रखने का, 4 अक्षर का रखने का, 5 अक्षर का रखने का। अरे कितने भी अक्षर का रख, तेरा अधिकार है, तेरा बच्चा है, तेरा बेटा है तो बेटे का नाम रख, बेटी है तो बेटे का नाम, बेटी का नाम के रख ले। तो हम लोग बच्चा पैदा करने का काम जरूर कर लेते हैं, मगर